This video is in continuation of the last video of democracy meanings and features. From the previous lecture, I have identified a question as a check your progress. It is given in your NCERT as well. First is King of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advice given to him by elected representatives. किंग डिक्टेटर होता है, लेकिन उनने ये कहा है कि आगे आने वाले समय में वो वही करेगा जो इलेक्टेड पीपल कहेंगे. इलेक्टेड पीपल डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं. तो ये कौन सा फीचर हुआ? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. फर्स्ट का लास्ट से मैच हो जाएगा. सेकंड देखो, मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया were not given a right to vote in श्रीलंका. तमिल वर्कर्स इंडिया से श्रीलंका गए थे, उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला है. इसका मतलब 1 person 1 वोट और 1 वैल्यू वाला फीचर यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है. नेक्स्ट, द किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज. इसका मतलब यहाँ पर किंग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, उसे छीन रहा है, क्योंकि रैलीज करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. तो हेयर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. इसका मैच हो जाएगा. नेक्स्ट इज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. डिसोल्यूशन का मतलब होता है असेंबली में चुनी हुई जो असेंबली थी, वहाँ पे इलेक्टेड रूलर्स थे, उनको छुट्टी दे दी, भगा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसेस होता है हटाने का, वो फॉलो नहीं किया गया है. उसके अलावा गलत तरीक़ों से हटाया गया है, डिज़ोल्व की गई है बिहार की असेंबली. इसका मैच होगा रूल ऑफ लॉ से. रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जहाँ पर हम कुछ भी, अगर हमें स्टेप लेना है तो हम लॉ में जो लिखा है वैसे ही स्टेप लेते हैं. अगर हम लॉ में नहीं लिखा और उसके अलावा कुछ हम कर रहे हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक कहलाया जाता है. लास्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज इन बांग्लादेश हैव एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में मिलके ये सहमति जताई है कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे तब गवर्नमेंट न्यूट्रल फंक्शन करनी चाहिए. यानी कि गवर्नमेंट को खुद की पार्टी को फेवर करने के लिए ये नहीं कि खर्चा ज़्यादा दे दिया, या फिर किसी इलेक्शन कमीशन को घूस खिला दी, या फिर गवर्नमेंट टीचर्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जैसा कि मैक्सिको में हो रहा था बाय PRI पार्टी. दिस इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. इसका मैच है. नाउ लेट्स एनालाइज लिमिटेशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. First is leaders keep changing in democracy. This lead to instability. For example, subsidies होती है. subsidies यानी कि छूट देना, जो सिलेंडर पे भी मिलती है. एक गवर्नमेंट आती है, वो सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ कर देती है, लोगों का फ़ायदा हो जाता है. दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो सब्सिडीज़ को रिड्यूस कर देती है. या फिर इसी तरीके से टैक्सेस में कोई गवर्नमेंट बढ़ा देती है, या फिर दूसरी गवर्नमेंट उसे जो है कम कर देती है. टैक्सेस में चेंजेस लेकर आना, ये सब इंस्टेबिलिटी शो करते हैं. इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता. पॉलिसीज़ में चेंजेस आने से इंस्टेबिलिटी आती है. सेकंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality.
इलेक्शंस में हर कोई जीत नहीं चाहता है, तो सब गलत तरीके यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि वोट्स खरीदते हैं, किसी को थ्रेटन करते हैं, नहीं हमें ही वोट दो, दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. थर्ड, so many people have to be consulted in a democracy that it lead to delays in decision making. डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि सबकी सहमति से डिसीज़न लिया जाए, तो इससे जब हम ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करते हैं तो देरी हो जाती है डिसीज़न लेने में. नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, elected leaders do not know the best interest of people. It leads to bad decisions. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेड लीडर्स को सब लोगों के सब ज़रूरतें पता हों, इसीलिए कई बार गलत डिसीज़न भी लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. ये तो बहुत सिंपल है. करप्शन से कमाया हुआ पैसा ही, दैट इज़ द ब्लैक मनी, उसका इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है. लास्ट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. आम जनता को नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है, तो उन्हें कुछ डिसीज़न नहीं लेने चाहिए. किसी एक्सपर्ट को लेने चाहिए. इसका मतलब तो यही हुआ. वी विल सी नाउ कौन सी क्रिटिसिज्म वैलिड है और कौन सी नहीं है. डेमोक्रेसी को कोई मैजिक नहीं है कि हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली तो सब अब ठीक हो जाएगा. डेमोक्रेसी में भी पॉवर्टी, हंगर, करप्शन तो है ही, पर क्या ये सब प्रॉब्लम्स डिक्टेटरशिप में नहीं होती है, बल्कि वहाँ तो ज़्यादा होती है. करप्शन का तो डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है. यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर वहाँ करप्शन नहीं है, लेकिन इंडिया, यहाँ पर करप्शन है. चाइना डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे भी करप्शन है. अगली बात आती है कि डेमोक्रेसी में सब जब लोग डिसीज़न ले रहे हैं तो वो अपनी मिस्टेक भी मानेंगे और उसे करेक्ट भी करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि ऑर्डिनरी पर्सन को पता नहीं होता अपने बारे में कि उनके लिए क्या सही है, तो ये तो बिल्कुल ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है कि हमें अपना भला ही नहीं पता. वैलिड क्रिटिसिज्म में क्या क्या इंक्लूड होगा यार. देखो, इंडिया के आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे 20% पॉवर्टी अभी भी है. हंगर प्रॉब्लम्स है, करप्शन तो है ही. उसके बाद डिले इन डिसीज़न मेकिंग, ये बिल्कुल बात सही है, डिसीजंस लेने में देरी तो होती ही है. नेक्स्ट, लीडरशिप के चेंज होने की वजह से गवर्नमेंट के एफिशिएंसी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है. कंफ्यूज हो जाते हैं जो लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, गवर्नमेंट का जो स्टाफ है, ऑफिशियल्स हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं. पहले वो कुछ और पकड़ के राइट जा रहे थे, अब उन्हें अचानक से लेफ़्ट जाने के लिए कह दिया गया है रातों रात, तो अब वो परेशान हो जाएंगे. लेकिन ये वेल एक्सेप्टेड नॉर्म है कि डेमोक्रेसी किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेहतर ही है. अब ऐसा क्यों? नाउ देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे पहला तो अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक मेंशन किया गया है. चाइना में फेमाइंस, फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी, यानी कि भूख से मरना. तो चाइना में फेमाइन आई थी 1958-61 में, और उसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी. चाइना की सरकार ने कुछ एफर्ट नहीं लिए थे यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए, जबकि उसी समय पर इंडिया भी कोई बहुत पुअर कंट्री थी, क्योंकि हमने अभी ही हाल ही में आज़ादी पाई थी 1947 में, और 1950 में हमने संविधान बनाया था. तो 7-8 साल में हमारा कुछ ऐसा था नहीं कि हम बहुत अमीर हो गए हैं. हमारी भी हालत
बहुत बुरी थी, लेकिन क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने वो सब एफर्ट्स लिए कि यहाँ इंडिया में फूड क्राइसिस ना हो, फूड की कमी ना पड़े। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है लोगों की ज़रूरतों के लिए। डिक्टेटरशिप में रूलर का मन करेगा तो वो करेगा, वरना नहीं। इसीलिए डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी है, ये उसका अच्छा फीचर है। नेक्स्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट डेमोक्रेसी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिस्कशन होता है तो उससे डिले तो होता है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में डिस्कशन चलता रहता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के अपना ब्रेन एक चीज़ पर फोकस करते हैं, तो कोई अगर गलती के भी चांसेस होते हैं तो वो कम हो जाते हैं। डिले होती है पर क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है डिसीजंस की, और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज मेथड टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कैसे? यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, पंजाबी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल एट्सेट्रा, और डिफरेंट कास्ट्स भी हैं, और इन सब के अपने अपने कुछ कस्टम्स हैं, अपने अपने कुछ ओपिनियंस हैं। ऐसे में किन्हीं भी दो ग्रुप के किन्हीं विचारों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना एक आम बात है। ऐसे में डेमोक्रेसी का फ़ायदा रहता है क्योंकि यहाँ पर सबकी सुनी जाएगी, जिसको जैसे रहना है वो रह सकता है, वो अपना रिलीजन जो भी है उसका वो फॉलो भी कर सकता है, उसको जौन सी लैंग्वेज बोलने का मन है वो बोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और डेमोक्रेसी का आधार राइट्स भी है, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा जाता है डेमोक्रेसी में, तो इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है। लास्ट डेमोक्रेसी में मिस्टेक रहती हैं पर उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर लोगों को कोई डिसीज़न पसंद नहीं आया तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोटेस्ट करके, या फिर लोग भूख हड़ताल भी करते हैं, रैली करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जब उन्हें कोई डिसीज़न अच्छा नहीं लगेगा तब फिर गवर्नमेंट उनसे बात करती है और अपने जो डिसीजंस हैं उन्हें अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एज अ वर्ड नोटिस करो। कभी कभार हम फ्रेंड ग्रुप में होते हैं तो भी हम बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिकली अपने जो डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि या तो हम ए या तो हम बी जगह पर जाएंगे, देन हम डिसीज़न लेते हैं कंसेंसस के बेसिस पे। जो लोग जहाँ जाने के लिए जितने ज़्यादा हैंड रेजेस होंगे ग्रुप में, वहाँ पर जाने का डिसीज़न लिया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ डिसीज़न मेकिंग। कंसेंसस के बेसिस पर डिसाइड किया जा रहा है, ऑटोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी को बेसिकली इस तरीके की जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, इसको हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे से, है ना। जैसे लोग हैं, लोग डायरेक्टली कोई इशू है कि पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें डायरेक्टली वो डिसाइड करें लोग वोटिंग करके कि कुछ लोग हाँ में करेंगे, कुछ लोग ना में करेंगे। तो जहाँ पे डायरेक्टली पीपल ही वोट कर रहे हैं फॉर अ क्वेश्चन, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। दिस मीन्स इज मोस्टली यूज वेयर द नंबर ऑफ पीपल आर लेस, ठीक है। सेकेंड मेथड इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि किसी का प्रतिनिधि होना। दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज अडॉप्टेड वेयर
देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और वहाँ पे वोटिंग कराना फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है। इंडिया की आबादी कितनी है? 130 करोड़। अगर हमें ऐसे ही हर क्वेश्चन पे सब 130 करोड़ लोग वोट करते रहेंगे, ऐसा तो फिर गिनती करने वाला भी पागल हो जाएगा। इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ लोग अपना एरिया होता है वहाँ से किसी एक प्रतिनिधि को इलेक्ट कर देते हैं कि हाँ ये बंदा हमारी तरफ से डिसीज़न ले लेगा, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो बंदा रिप्रेजेंट करता है बाकी के जिन लोगों ने उसे वोट दिया है, उसको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, और वो वहाँ पे हाँ या ना का वोट डालता है। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि लोग डायरेक्टली वोट नहीं कर रहे, लोगों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि चुन के दिया है, और वो प्रतिनिधि उनके बिहाफ पे वोट कर रहा है या फिर अपना ओपिनियन बता रहा है पार्लियामेंट में, संसद में। दीज आर द टू काइंड्स। डेमोक्रेसी इज़ अ मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, कंसेंसस के बेसिस पे डिसीजन लेना, इसको भी हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी इज़ अ वाइडर स्कोप, इट हैज़ अ वाइडर स्कोप बिकॉज कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है या फिर डेमोक्रेसी कम है क्योंकि पॉवर्टी भी अभी तक है। अगर डेमोक्रेसी का मतलब है इक्वालिटी, यानी कि सब लोग इक्वल हैं, तो यहाँ पर इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जो धन है, वेल्थ है, इनकम है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होनी चाहिए। हंगर नहीं होनी चाहिए, भूखमरी जिसे कहते हैं, और एजुकेशन से किसी को भी दूर नहीं रखा जाना चाहिए। इंडिया की लिटरेसी 78% है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो डेमोक्रेसी को हम इस तरीके से ब्रॉडर तरीके से सोचते हैं कि अगर हमें इक्वालिटी चाहिए तो हर सेक्टर में इक्वालिटी होनी चाहिए ना, सिर्फ वोट डालने से ये तो पॉलिटिकल इक्वालिटी हुई। इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी नाम भी कोई चीज़ होती है। डिफरेंट डेमोक्रेसीज अलग अलग लेवल्स पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए है, यूएसए में लिबरल डेमोक्रेसी है, जिसका जो मन करता है वो वहाँ पर वो कर सकता है। इंडिया में वी हैव डेमोक्रेसी बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, कास्ट के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोसाइटी लगा देती है। हमें मान लो किसी से मैरिज करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नल वाले को एससी से मैरिज करनी है, आप सोच सकते हो कितनी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट्स दे रखे हैं, पर उसे इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी के बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को रेट कर सकते हैं, यानी कि इन प्रैक्टिस कितनी डेमोक्रेसी है। वैसे वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेसी आज की डेट में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। हालांकि यूएसए अमीर कंट्री है और वहाँ पे मैंने बताया लिबरल डेमोक्रेसी है, सबके राइट्स को वहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन इनकम इनइक्वालिटी तो वहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, तो वो भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए, सबका इनकम इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं तो कम से कम लगभग सेम ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी को परफेक्ट डेमोक्रेसी बोल देते हैं, या फिर फ्लॉड डेमोक्रेसी भी होती है, और एक होती है फेक डेमोक्रेसी। फेक डेमोक्रेसी में चाइना आएगा, वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं केवल दिखाने के लिए कि हाँ हम इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं तो हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में पावर्स तो चेंज ही नहीं होती है, सेम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही रूल करती है, तो वो उसे हम फेक डेमोक्रेसी बताते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ फेक डेमोक्रेसी इज़ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेसी में चाहे कोई से भी लेवल की डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी अपने आप को सुधारने का एक मौका देती है। हम कंटिन्यूसली जैसे जैसे लोगों को अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता जाता है, वो अपने उन अधिकारों का यूज़ करना सीखते हैं और वो डिमांड करते हैं कि ये ठीक
या हमारे लिए ये किया जाए, हमारी ये नीड्स हैं, अदरवाइज़ हम प्रोटेस्ट करेंगे और फिर सबको पता चल जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली डेमोक्रेसी खुद को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करती रहती है, और डेमोक्रेसी को सस्टेन रखना और उसे इम्प्रूव करना केवल रूलर्स का काम नहीं होता, केवल मोदी का काम या फिर सोनिया गांधी का काम नहीं होता, ये सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी होती है। सिटीजन्स और रूलर्स आपस में मिलके एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी और इम्प्रूव होती चली जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन में भी। दैट्स ऑल।